बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 स्पेशल यौम आज़ादी की मुनासबत से आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम। तमाम लोगों को पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 73 बरस का हो गया है पाकिस्तान और ये 74वां बरस जो है वो शुरू हो गया। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और 73 साल पहले आज का दिन हासिल करने के लिए और इस मुल्क को, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी गई। उसके पीछे एक मुसलसल जिद्दोजहद है जो कि कई सालों पर मुहित है। 20 लाख अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बने, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी पाकिस्तान के हसूल के लिए। जिस अंदाज में आज हम ये बात कर सकते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद रियासत हैं, आज़ाद शहरी हैं, इस आज़ादी के पीछे की कुर्बानियाँ जो हैं आज उनको याद करने का दिन है। और ये भी देखना है कि उन कुर्बानियों के बाद, उन अजीम सेक्रीफाइसेस के बाद आज हम उनका कितना हक अदा कर रहे हैं। आज हम खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में इस मुल्क से मोहब्बत के दावे में प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, इस मुल्क को वापस क्या दे रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो हमने कहा कि एक आज़ादी की जब भी बात करते हैं तो वो नेमत है और इसका अंदाज़ा हमारे कश्मीरी बहन भाइयों से पूछ कर लगाया जा सकता है। आज बड़ी खुशी की बात है और बड़ा अच्छा लगा हमें कि जब ये अनाउंस किया गया कि जो बड़े रिनाउंड हुर्रियत रहनुमा हैं सैयद अली शाह गिलानी साहब, उनको पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशान पाकिस्तान, उससे नवाजा गया। हुर्रियत रहनुमा कश्मीरी जो उनके बिहाफ पे वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। और आज के दिन हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को भी यही बताना चाहते हैं और उनके साथ भी यही जो इरादा है हमारा, उसको एक बार फिर से हम दोहराना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद, हिमायत हर फोरम पर, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत का दावा है, आज फिर उसको दोहराया गया, वो जारी रखा जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो आज अपने कौम के नाम पैगाम था उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की। आज दो चीज़ें बड़ी अच्छी थीं कि पाकिस्तानियों को खुशखबरियाँ दी गई। ओवरऑल अगर देखा जाए कि 2020 का साल जो कि पूरी दुनिया के लिए आजमाइश बहुत बड़ी थी, पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़्यादा थी कि महदूद वसाइल थे और उसमें रहते हुए हमने कोरोना से फ़ाइट किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना चला गया है, ख़त्म होने को है, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। IPPs के मुआहदों का उन्होंने जिक्र किया जो कि बड़ी अच्छी बात थी। फिर इकॉनमी, मईशत के बेहतर होने की जो नवीद है वो भी पाकिस्तानियों को सुनाई। आज ये भी अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि नया पाकिस्तान बनाने का नारा लेकर आए थे 2 साल के बाद, क्या वाकई तमाम लोग ये समझते हैं जो हमारे शुरका हैं आज के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान सही समत में है? क्या चीज़ें हैं जो कि तब्दील हुई हैं? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि होनी चाहिए हुकूमती लेवल पर, रियासती लेवल पर और अवामी लेवल पर, मौशरती लेवल पर? मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। सबसे पहले तो मुझे लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया है जो कि रिनाउंड पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज़ में हमारे अक्सर आते हैं। और साथ ही साथ मेरे पास बड़े हमारे जो रिनाउंड आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स हैं, वो मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली हर फोरम पर हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं। और आज के दिन वो क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान की कौम को, हुकूमत को। हुमैरा अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ख्र आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद शेख साहब मौजूद हैं। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चारों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं अगर शाहिद लतीफ़ साहब आपसे आगाज़ कर सकूं, आज के दिन आप क्या देख रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो पैगाम था, जो उन्होंने होप देने की कोशिश की, एक उम्मीद की किरण जो है वो पाकिस्तानियों को बताई इकॉनमी के हवाले से, और आगे क्या कर रहे हैं बाकायदा लाहे अमल जो है वो बताने की आवाम को कोशिश की। आपको क्या लगता है कि हमने अपनी जो समत है, जो डायरेक्शन है, उसका सही मानों में, सही अंदाज में तयन कर लिया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तयन करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ये दो चीज़ें हैं। हमारे पास वक्त कम है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की और जल्द अज जल्द करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मसला हमारा मुआशी है, वो सब देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम कर्ज़ों के अंबार हैं जिनके तले दबे हुए हैं और इसी वजह से हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि
कि सिमत का तयन हमने कर लिया, मगर अब इस पर अमल दरामद भी तो करना है ना। अमल दरामद से ही हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अमल दरामद की तरफ हमें तेज़ी से बढ़ना चाहिए। ज़रा दुनिया का नक्शा देखें, हमारे इर्द गिर्द जो मंजरनामा है उस पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है और हमें अपनी स्ट्रेटजी, हमें अपनी जो पॉलिसी है उसमें क्या तब्दीलियां करनी है। सबसे पहले तो मसला आप ये ईरान वाला ले लीजिए। आप देखें कि चाइना ने कितनी खूबसूरती से हिंदुस्तान को चाबहार ज़ैदान वाली जो रेल की एक पॉलिसी थी और उसके अंदर उनका जो एक हिस्सा था उनको कितनी खूबसूरती से बाहर कर दिया। हिंदुस्तान का जो मामला था वो ये था कि वो बाई लैंड रूट अफगानिस्तान में इसी रेलवे लाइन के ज़रिए अपनी एक्सेस हासिल करें और वो इलाका फिर आगे सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है और फिर सीपैक के लिहाज से सेंट्रल एशिया को हाई स्पीड ट्रेन के ज़रिए तुर्की के थ्रू चाइना जो है वो मिलाना चाहता है यूरोप के साथ। और इसमें जो मुल्क शामिल होंगे वो भी नज़र आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान है, उसमें ईरान है, उसमें तुर्की है, उसमें रूस है, चाइना है। देखें ये है जो ग्रुपिंग बन रही है। तो हमें अब हौसला करना चाहिए, हमें अब ये देखना चाहिए कि क्या सारी उम्र जो अमेरिका के ग़ुलाम बन के रहे और आज ये जो मिस्र के सब उसके फ़लस्तीन के साथ, यहूदियों के साथ यूएई का जैसे मुआहदा हो गया, अब और मुल्कों की भी मुआहदे होंगे, तो क्या हमें ये ज़ेद देता है मुसलमान होने की हैसियत से जो फ़लस्तीनियों के साथ उन्होंने किया? और इसकी जो बैकबोन है वो अमेरिका है। तो मकसद ये है कि हमें इन चीज़ों को जो नहीं, आज आपने ये दुरुस्त इशारा किया सही चीज़ पर कि बहुत सारे मुसलमानों के दिल दुखे हैं ये देखकर। डेफिनेटली इस पे बात ऑब्वियसली आगे प्रोग्राम्स में भी हम करते रहेंगे, लेकिन दो चीज़ें जैसे आपने कहा कि तयन कर लेना डायरेक्शन का और उस पर अमल दरामद जो है करना, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब उस पर हम कैसे चलते हैं और ख़ित्ते के जो हालात हैं, जो तब्दील होते हालात हैं पाकिस्तान, उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, वो भी बड़ा ज़रूरी है इस ऐसे मौके पर। हुमैरा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपको भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आज अगर मैं आपसे पहला सवाल ये करूँ कि ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि 73 बरस हो गए पाकिस्तान को बने, जब से आपने होश संभाला है वो क्या चीज़ें हैं जो आपने तब्दील होते देखी हैं वक्त के साथ? वो पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, क्या बताना चाहेंगी इस पर? सबसे पहले तो आप सबको भी मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको भी जश्न आज़ादी मुबारक। और जब से मैंने होश संभाला है, मैं अब यही, जैसे कि कोरोना का बहुत आपको पता है जिस तरह कोरोना था और लोगों के जो हालात थे और जिस तरह ज़िंदगी ने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया है जो कभी शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो नहीं सोच सकती थी कि कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हमें इस तरह घरों में बंद होना पड़ेगा और हमारी जो प्लानिंग्स थी लाइफ की वो धरी की धरी रह गई और एक ऐसा अजीब सा जो है वो माहौल क्रिएट हुआ जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी देखी, नेगेटिव भी देखी, लेकिन मुझे लगा है कि ये जो कोरोना का दौरा था इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा थी क्योंकि लोग जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। जिस तरह हमारी कुर्बत अपने घर में ही रह के अपने घर वालों से हम लोग दूर थे और जो कोई बाहर लोग हैं उनसे हम लोग ज़्यादा अटैच थे। तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है मेरा ख्याल है वो हल हुई। और जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लोगों के ऊपर मुसीबतें आईं, जैसे ज़लज़ला था या सैलाब था या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो लोगों ने दिल खोल के लोगों की मदद की। तो इस कोरोना में भी मैंने देखा, हमने खुद भी जो कोई कर सकता था किसी के लिए, तो लोगों ने दिल खोल के एक दूसरे की हेल्प की। और बहुत मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे हम लोग यानी हमारा बहुत सारे ओकेजन्स अपने हवाला दिया। और सैलाब हो गया, ज़लज़ला हो गया, आपने कहा कोरोना में भी वही रेजिलियंस जो है वो पाकिस्तानी कौम की नज़र आई है और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ देखी हैं आपने। एक ब्रेक के लिए मुझे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जश्न आज़ादी के हवाले से आप ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। इंट्रो में हमने आपको बताया था जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे होंगे शाहिद लतीफ़ साहब से और हुमैरा अरशद साहिबा से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। जावेद शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी जावेद शेख साहब बहुत मुबारक हो ये जश्न आज़ादी। और सवाल मेरा आपसे यही होगा, ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन यही हो रही थी कि क्या तब्दीलियां आपने देखी हैं। ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान के इन ओवरऑल 73 बरसों की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा तकलीफ दे लम्हा जो था वो पाकिस्तान का टूटना था, बांग्लादेश का बनना था। आपके लिए वो कौन से लम्हात हैं जिसमें आपको एक तरफ से ऑब्वियसली खुशी भी हुई हो, जो बहुत फ़ख्र के लम्हात हों, और जो सबसे तकलीफ दे लम्हे हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से 92 न्यूज़ के जितने भी नाज़रीन हैं और पूरे पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। देखें, पाकिस्तान दिल तो चाहता है हमारा कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाए, मगर वो बहुत सी सिचुएशन ऐसी हमारी रही है कि जैसे आपने बताया कि 71 में हमने बांग्लादेश खो दिया, उसके बाद बहुत सी और चीज़ें पॉलिटिकली बहुत गड़बड़ हुई है। करप्शन जो हमारी सबसे जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की वो है करप्शन। करप्शन ने हमें बहुत साल पीछे कर दिया दूसरे मुल्कों से। सिस्टम हमारा ख़राब है, सिस्टम को ठीक करना है और दिल चाहता है, हर पाकिस्तानी का दिल चाहता है कि वो अपने मुल्क को ऊंचा देखे, अच्छी जगह पे देखे। बट कोशिश हो रही है और मेरी दुआ है कि इस जो मुझे खुशी है इस बात की है कि ये सी पैक है जो हमारा, ये इसके कंप्लीट होने पे हमारी सिचुएशन बदल जाएगी। हम इंशाअल्लाह अल्लाह मियां ने चाहा तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारा शुमार होगा। ये सी पैक हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इसको जल्द पाए तकमील तक पहुँचा के फिर हम उस रेस में शामिल हो जाए जहाँ बड़ी कुव्वतें हैं। ठीक। अच्छा जावेद शेख साहब, एक बात बताइएगा, आपने ये दुरुस्त कहा कि ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जिस तरह बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ, और आपने कहा कि सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन का है और निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज तक हम यही बात करते आए कि जो हुकूमतें आईं तवज्जो नहीं दी, निज़ाम दुरुस्त नहीं हुआ। इमरान खान साहब आए, ये नारा लेकर आए कि निज़ाम दुरुस्त करना है और एहतसाब का, करप्शन को ख़त्म करने का उनका नारा था। आपको क्या लगता है, अभी तो 2 साल गुजरे हैं, आज भी वो कौम को बड़ी उम्मीद दिला रहे थे, आपको लगता है कि वो इस मकसद में कामयाब होंगे या अभी तक आपको कुछ ऐसा नजर आया डायरेक्शन सेट करते हुए वो? नहीं, मुझे तो बहुत उम्मीद है जी, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान में वेरी पॉजिटिव मैन और हमेशा ये मेरे दिल में रहा है कि पाकिस्तान जरूर ट्रैक पे आएगा और आई एम श्योर इमरान खान इज डूइंग वेरी वेल। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा है, मगर उसकी चारों तरफ जो है वो घेरा जो है उनका वो बहुत जैसे उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो अभी उनको काम करने नहीं दे रही। अच्छा, तो आप यानी आप उन पाकिस्तानियों में से हैं जो होपफुल हैं, इमरान खान साहब से भी बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन आपने जो कहा कि उनके इर्द गिर्द ऐसा घेरा है कि शायद उनके लिए मुश्किलात या रुकावटें हैं। फ़ख्र आलम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी की। और इसी डिस्कशन को जो हमारी अभी जावेद शेख साहब से हो रही थी, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि ये हर हुकूमत जो भी आती है इक़्तिदार में, वो ये दावा करती है कि हम कायद आज़म का पाकिस्तान जो है, जो उनका ख्वाब था वो पूरा करना चाहते हैं, जो वो मकासद लेकर पाकिस्तान उन्होंने बनाया था वो पूरे करना चाहते हैं। हर हुकूमत दावा करती है, खान साहब का, पीटीआई की हुकूमत का भी यही दावा है। कितने कामयाब होते आपको दिखाई दिए? आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद हो। देखिए, मैं सियासी कमेंटेटर हूँ नहीं और मैं उस पर ये कमेंट कर नहीं सकता कि कितनी कामयाबी है नहीं है,
लेकिन मैं एक शहरी की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, अपने जो इर्द गिर्द को माहौल को देखते हुए, एक ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बोल सकता हूँ जो मुझे नजर आता है। तो जिस तरह जावेद भाई ने कहा कि उनके इर्द गिर्द का घेरा, मुझे वो बात समझ में नहीं आती। जो लीडर होता है ये उसका काम है कि वो इस बात को भी जज कर सके कि उसके इर्द गिर्द का घेरा क्या है। एंड you're supposed to be that kind of a leader। इमरान भाई का ये है कि वो एक उनका जो जज्बा है, उनकी नीयत जो है, उनका जो करना चाहते हैं, अल्लाह करे कि वो कर सकें, और उसको उन्होंने ही करना है। वो जिन लोगों पर गालिबन डिपेंड कर रहे हैं शायद वो डिलीवर नहीं कर पाए गुड्स अभी तक, क्योंकि अवाम जो है वो मेरा ख्याल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी हमारी अवाम की, बहुत ज्यादा ऊंची एक्सपेक्टेशंस थी, और वो चैलेंजेस इतने मुश्किल आ गए कि पहले इकोनॉमिक चैलेंज आ गया, फिर दूसरे चैलेंजेस आ गए, फिर कोरोना का चैलेंज आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई। तो आई थिंक कि उसका डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों को मैं कहता हूँ सिर्फ एक साइड पे रख दें। मुझे सिर्फ इस बात का दुख होता है कि कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, जिन पे आपको इतना टाइम लगना नहीं चाहिए किसी भी हुकूमत को। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ ना। देखिए, जमहूरियत को पाकिस्तान में डिलीवर करना होगा। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत डिलीवर नहीं करेगी तो फिर हमारे ऑप्शंस क्या रहे? बिल्कुल सही है। और ये वाली बहस तो बड़े अरसे से पाकिस्तान में चल रही है, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी वाली। हम सब मानते हैं कि जमहूरियत ही बेहतरीन जो है वो निजाम होना चाहिए हुक्मरानी का, बट इज इट डिलीवरिंग? मैं आपको मैं कराची की बात कर देता हूँ आपसे। कराची की सूरत हाल पे कराची के शहरी चीख के थक गए कि भाई कूड़े की हालात इतने खराब हैं इस शहर के अंदर, इतने सालों से चीख के थक गए। हर साल सैलाब आता है, लोगों के घर जो है वो डूबते हैं। लोग अभी हम तो दिखाते हैं ना, विजुअल दिखा देते हैं कि ओह पानी इतना ज्यादा जो है खड़ा हो गया, वो देखें लोग अपने छाती तक उनके पानी है। हम ये नहीं सोचते कि उस गरीब का बेचारे का मोटरसाइकिल जो है उसकी क्या हालत होती है, गरीब की गाड़ी की क्या हालत होती है, गरीब के घर के अंदर जब पानी घुसता है उसका घर जो वाटर डैमेज होता है वो बेचारे के पहली गुर्बत का मारा हुआ है, पहली मुश्किलात का मारा हुआ है, उसके ऊपर एक और जुल्म हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कहता है कि जनाब ये जो है ये लोकल गवर्नमेंट का काम है कचरा उठाना। लोकल गवर्नमेंट वाला कहता है सूबाई हुकूमत ने हमें फंड नहीं दिए। सूबाई हुकूमत कहती है फेडरल हुकूमत ने हमें नहीं दिए। फेडरल हुकूमत कहती है कि ये सूबाई हुकूमत को हमने थामा हुआ। इससे एक नतीजा ऑब्वियसली आप ये भी अखज़ कर सकते हैं कि कसूर किसी निज़ाम का नहीं है, सिस्टम का नहीं है, उस निज़ाम को चलाने वालों का भी होता है, और ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है कि आप किस तरीके से निज़ाम होता है। वो है निज़ाम कौन होता है? निज़ाम वो लोग ही तो होते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये मूविंग ऑन, ये आप हमारे साथ ही रहेगा। मैं शाहिद लतीफ़ साहब को भी डिस्कशन में शामिल कर लूँ। शाहिद लतीफ़ साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम हमेशा हर दौर में ये सुनते हैं कि नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्प्रूव हुई हैं। हुमैरा भी बात कर रही थी कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब भी आप अपनी अगली जनरेशन को समझाने बैठते हैं या आप यूथ से बात करते हैं तो आपको उनको ये बताना पड़ता है कि नहीं, हमारा जो वक्त था, हमारे बाप दादा का जो वक्त था वो बहुत अच्छा था, और हर दौर के अंदर यही जो है वो सुनने को मिलता है। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी अक़दार हैं जो फरामोश कर दी गई हैं, जिसके बावजूद या जिसके बायस हमें ये कहना पड़ता है? देखें, बात यह है कि ये काम ना करने का एक बहाना है कि जी बड़ों ने काम किया। भाई बड़ों ने काम किया, वो आपको यहाँ तक ले आए। अब आपने आगे क्या किया, अगली नस्ल को आप क्या दे रहे हैं? जो हमारे हालात हैं, हमें अपने गिरेबान में झांकना है कि हम क्या डिलीवर कर पाए हैं या नहीं। यानी माफियाज का राज है पूरे मुल्क पर। प्राइम मिनिस्टर साहब तक कहते हुए नजर आते हैं कि जी माफियाज हैं। गंदम के हालात देखें, चीनी के हालात देखें, वो पेट्रोल सस्ता करना चाहते हैं, पेट्रोल गायब हो जाता है पेट्रोल पंपों से। यानी माफिया जो है वो हुकूमत पर क्या हावी हो गया? ऐसा क्यों हुआ? तो यानी आप जावेद शेख साहब की बात से इस लिहाज से एग्री कर रहे हैं, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का घेरा है, तो आपको भी लगता है कि वो माफिया है कहीं ना कहीं जो उनको काम नहीं करने देता, जब खुद वजीर आजम ने एतराफ़ किया इस बात का? बिल्कुल, हमारे इर्द गिर्द माफियाज बैठे हैं, तो फिर हम क्यों कहें कि माफियाज काम नहीं करने देते? इनको पकड़े ना, किसने पकड़ना है? अगर हुकूमत ने नहीं पकड़ना तो माफिया को क्या एक गरीब आदमी पकड़ेगा जिसको खाना मुयसर नहीं हो रहा, जिसको चीनी नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा। कराची के लोग मारे गए, उनको बिजली नहीं मिल रही,
और कूड़े और करकट के ढेर हैं कराची में, और लोगों के सामान ख़राब हो गए, घरों में पानी घुस गया, तो ये सारी चीज़ें ठीक किसने करनी है? हम ये कहना छोड़ दें, ये कहनी बात जो है ये बंद कर दें कि ये वफाक का काम है, सूबे का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है। असल जो जवाबदेह है वो तो वफाक है, हुकूमत पीटीआई की है ना, जवाब तो इन्होंने देना है। तो ये 18वीं तरमीम और इसके मसाइल, फिर आर्टिकल 149 के तहत हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो हर चीज़ में दखल अंदाजी कर सकती है। आप क्यों नहीं करते? इसलिए ये बहाने नहीं बनेंगे, जो काम आपने करना है वो काम करें, और अगर काम बहाने नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी नीयत है किसी काम के करने की तो रास्ता आपको मिल जाता है। मैं हुमैरा अरशद साहिबा की तरफ जाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आकर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हुमैरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हम अक्सर देखते हैं अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत करते नज़र आते हैं। अवाम जो है वो हर हुकूमत से, बानी पाकिस्तान कायद आज़म ने जैसे कहा था कि फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी, यानी फेलियर, नाकामी वो लफ्ज़ है जिससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन हम हर तरफ अपनी नाकामियों का रोना रोते हैं, बड़े नाउमीद लोग नज़र आते हैं। यहाँ तक आपको ऐसे जुमले सुनने को मिलेंगे कि इस मुल्क का तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये आखिर इस होपलेसनेस की वजह आपको क्या समझ में आती है? जैसे कि मैं काफ़ी देर से आप लोगों की गुफ्तगू सुन रही हूँ, तो माफिया का जिक्र हो रहा है। ये वही माफिया है जो किसी को भी कामयाब होने नहीं दे रहा, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम आवाज़ नहीं उठा सकते। हमें बिल्कुल आज़ादी नहीं है कि हम किसी के बारे में खुल के बात कर सकें या किसी को ये कह सकें कि ये बंदा है जो आगे आने नहीं दे रहा। पता नहीं यही हमारा फेलियर है कि हम खुद कमज़ोर हैं, और ये भी मौला का फरमान है कि जैसी आवाम होगी वैसे ही उनका हुक्मरान होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक हमें इंडिपेंडेंस डे तो हम मना रहे हैं, लेकिन जो आज़ादी असल में हमें होनी चाहिए वो हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग नेगेटिविटी को जो है वो ज़्यादा हम में फैला दिया गया है। वो किसी भी तरीके से जो है सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है लोगों को डिप्रेस कर दिया गया है। और ये मायूसी जो है ये एक दिन में नहीं आई, ये जैसे कि लाई गई है कि लोगों को ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया जाए कि, और उनके अंदर ये बात डाल दी जाए कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। जैसे जावेद शेख साहब ने कहा कि मुझे तो उम्मीद है कि आगे हालात बेहतर होंगे, और मुझे भी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। जब तक हमारा जैसे हमारा माशाल्लाह मीडिया बहुत पॉजिटिव जो है वो किरदार अदा कर रहा है, और अपने मुल्क के वक़ार को बढ़ाने के लिए। और मैं तो चाहूँगी कि और भी अगर हमारा मीडिया इस बात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे कि पॉजिटिविटी कैसे फैलाई जा सकती है, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं मेंटली तौर पे उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो, कौन सी ऐसी अवेयरनेस है जो हमने लोगों को देनी है ताकि लोगों के अंदर एक होप जो है वो पैदा हो। तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो मेरा ख्याल है मीडिया की है कि जो इसको लोगों के अंदर उम्मीद भी पैदा कर सकते हैं और नाउमीदी भी पैदा कर सकते हैं। सही। तो आप आप कह रही हैं कि इसकी बुनियादी वजह जो है वो आपने सोशल मीडिया का भी जिस तरीके से जिक्र किया, और बड़ी हद तक सोशल मीडिया का किरदार रहा है कि आपने मुस्बत चीज़ों की बजाय नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा फैलानी शुरू कर दी। जावेद शेख साहब, अगर आपसे मैं एक चीज़ पूछ सकूं कि ऑब्वियसली हम बार बार बात करते हैं कि हुकूमतों को क्या करना चाहिए, हुकूमतों से बड़ी डिमांड्स होती हैं, हुकूमतों से बड़े शिकवे शिकायत होते हैं, उनके ऊपर ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म भी होता है और बहुत दफ़ा जायज़ भी होता है, लेकिन अवाम के लिए पैगाम क्या होना चाहिए? अवाम के अंदर वो क्या तब्दीलियां आनी चाहिए? जैसे हुमैरा ने कहा था कि जैसे अवाम है वैसे हुक्मरान हैं, अवाम को अपने अंदर वो कौन सी क्वालिटीज पैदा करने की जरूरत है? देखिए जी, अवाम को तो मेरा मतलब है कि हमको साथ देना चाहिए हुकूमत का। जैसे मिसाल के तौर पे छोटी सी बात है कि हम अपना टैक्स पूरा नहीं देते और हम डिमांड करते हैं कि सड़कें भी अच्छी हों, बिजली भी आए, पानी भी आए, टैक्स हम पूरा नहीं देते, उसमें हम डंडी मारते हैं। और मेरा मतलब है कुछ चीज़ें आवाम के ऊपर भी हैं कि वो मिसाल के तौर पे
कानून को कैसे फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे ये रेड सिग्नल है, इन पे कैसे रुकना है, क्या करना है, रिश्वत नहीं देनी, बगैर रिश्वत के काम करवाना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम ने करनी है और आवाम इसमें हुकूमत का हाथ बटाएगी तो हुकूमत आगे ये सारे काम कर सकेगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि भाई पहले तो टैक्स दें, जो आपकी टैक्स क्या बनता है वो उसको पूरा अदा करें ताकि उनके पास पैसा हो और ताकि हमें किसी से पैसा दूसरे मुल्कों से ना लेना पड़े और हम वो पैसा सूबों को दें और तरक्की जहां आप अपने हकूक मांगते हैं वहां आप अपने फराइज भी निभाएं, वो भी अदा करें। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टैक्स अदा करें, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करें और फिर ऑब्वियसली आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत से गिले हैं वो भी अपनी जगह पर समझ में आते हैं। फ़खर आलम साहब, आपसे अगर मैं आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम चाहूँ आवाम के लिए, हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से, जो पाकिस्तान को, जिस तरह मैंने कहा कि आप तमाम लोग पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स पर रिप्रजेंट करते हैं, सो व्हाट वुड दैट बी? क्या मैसेज होगा इस हुकूमत रियासत के नाम? देखिए, मेरा सबसे पहले तो पैगाम है रियासत के लिए कि आप अपना जो अपनी रिट है जी उसके वो कायम करने के लिए पूरा अपना मसल फ्लेक्स करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत लाजिम है। मैं चाहता हूं कि आप मसल फ्लेक्स इसलिए करें क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत से जो हैं वो भूले भटके लोग हैं, उनको याद दिलाना होता है कि उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है आप अपने मुल्क के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुआशरे के साथ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप लोग को मेरा ख्याल है कुछ देर बाद ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे कि BRT पेशावर जिसका कल ही इफ्तिताह हुआ, जितना शानदार इफ्तिताह हुआ, ठीक है उसमें ताखीर हुई, उसके बड़े मसाइल थे, सारी बातें अपनी जगह। अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले इतनी सारी उसकी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं वीडियोस, उन्होंने उसकी सीटें फाड़ दी हैं बसों की। तो ये फिर अवाम जिसके लिए अगर हुकूमत एक चीज दे रही है बना के आपको, तो मुझे आपकी सहूलत के लिए, मुझे बड़ा दुख, मुझे बहुत दुख हुआ। सॉरी, मैं इसमें अगर एक चीज और ऐड कर सकूं, क्योंकि ये आज हमने देखा है, मैं ऑफिस आ रही थी, रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक था, ऑब्वियसली नौजवान खुश हैं, सड़कों पर आना चाहते हैं, शोर मचा रहे हैं, बाइक्स पर हैं, रैलीज निकल रही हैं, लेकिन ऐसे में एम्बुलेंसेज को रास्ता नहीं दिया जा रहा था। हमारी टीम आपके तरफ आ रही थी, आपको पता है 5 मिनट का फासला है, वो नहीं पहुंच सकी बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक। सो ये भी थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें नजर आता है। बिल्कुल है, लेकिन देखिए जब रियासत अपनी रिट कायम करती है ना, जब रियासत अपना मसल फ्लेक्स करती है तो फिर इस किस्म का बिहेवियर होता नहीं है। क्योंकि जब सजा जजा का मामला आ जाता है ना, जब कानून की बालादस्ती होती है, जब कानून सख्ती से अपना एक्शन लेता है हर चीज पे बगैर किसी डिफ्रेंसिएशन के कि अमीर है, गरीब है, पावरफुल है, नहीं है, गलत है, कानून तोड़ा, चलो शाबाश, ये फाइन है या ये जेल है या ये थाना है, अभी के अभी ये काम होगा। अगर हम ये सारी या जुडिशरी पूरा अपना ऑनेस्टी के साथ अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रही होती, उसके ये ना होता कि लोग जो है वो 15-15 साल से 20-20 साल से धक्के खा रहे हैं, अपने केसेस के पीछे तारीखें लगवा रहे हैं। देखें, ये निजाम के अंदर ना बड़े बहुत सारे वो आ गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के दिन चलें, ये सारी बातें अपनी जगह, बहुत अच्छी बात है कि हम खुल के उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन चीजों को रोकते हैं। अब आगे के लिए अपने रोड मैप को जो है उसको समझना शुरू करें। आज अपने आप से ये बोलें, अपने आप से वादा करें कि जनाब अब से 2 साल बाद CPEC जो है वो फुल फ्लरिश कर रहा होगा, ट्रेड आ रहा होगा, जा रहा होगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही होगी, मूवमेंट ऑफ पीपल हो रहा होगा, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक इंपैक्ट उसका वाइब्रेंट और बहुत पावरफुल नजर आएगा, हमारे लोगों को फायदा होगा। लेकिन साथ साथ में रियासत रिट कायम करे, रियासत एजुकेशन दे, रियासत हेल्थ दे, ताकि हम अपने प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का, मुस्तकबिल का सफर शुरू कर सकें। क्योंकि हम अभी तक, आप सोचें कि आज आपकी मेरी गुफ्तगू हुई है, हम सबकी, जावेद भाई की, हुमैरा की, आपकी, मेरी, सादिया, हम गुफ्तगू में बात क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, लोग ऐसा क्यों करते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कितनी प्रिमिटिव बातें कर रहे हैं हम। हर साल यही होता है, हर साल जो है वो हम इन्हीं चीजों पर बात करते हैं, क्योंकि बेसिक जो चीजें जो अवाम की तरफ से भी हैं और रियासत की तरफ से भी हैं वही पूरी होने को नहीं आ रही हैं, और हर दफा हम ये सोचते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। कितना दुख की बात है कि हम आज भी उधर ही फंसे हुए हैं ना। Exactly. We got to move on, we've got to march forward, push forward, but स्टेट को अपना रिट कायम करना होगा, रिट एस्टैब्लिश करे स्टेट अपनी राइट। शाहिद लतीफ साहब, मेरे पास टाइम थोड़ा रहेगा अनफॉर्चुनेटली, लास्टली आपसे मैसेज मैं चाहूंगी।
देखें, ये जो थोड़ी देर पहले मैं माफियाज की बात कर रहा था, ये बिल्कुल यही बात इस सब्जेक्ट पे ये डिस्कशन चल रही है। हुकूमत की रिट का क्या मतलब है? जब हमारे साथ वो नॉर्थ वजीरिस्तान में मामला हुआ था तो हम हुकूमत की रिट को चैलेंज किया था ना टीटीपी के लोगों ने। उस वक्त फिर क्या हुआ था? बिल्कुल सही है। हमें उन पे अटैक करना पड़ा, हमें हुकूमत को अपनी रिट वापस लेनी पड़ी, और तब से आप देखें हालात किस हद तक बेहतर हो गए। तो लिहाजा हुकूमत की रिट अव्वलीन चीज़ है कि हुकूमत पहले तो साबित करे कि हुकूमत इस काबिल है कि वो जो कवानीन हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, और कवानीन इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक गैर जानिबदाराना तरीके से होंगे, सब पे लगेंगे। जिसने गलती की है उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसने अच्छा काम किया है उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ये मिसाल कायम करे तो ख़ुद ब खुद लोग जो हैं जब वो देखेंगे कि ये तो कवानीन जो है उनका इत्तलाक सब पे हो रहा है, तो वो कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। ये आपको करना पड़ेगा, ये को वॉलंटरली आप लोगों के हवाले नहीं कर सकते। इंसाफ सब लोग इन चीजों को जानते हुए भी उसको बुनियाद बनाकर आपको एक मुआशरा बनाना होगा। हम हमेशा ये बात करते हैं, और इंसाफ होता फिर आपको नजर भी आए। अमर गरीब के लिए कवानीन फर्क ना हो, एक से हों, और उन्हीं का इतलाक जो है वो सब पर हो, यकसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब, हुमैरा अरशद साहबा, जावेद शेख साहब और फ़ख्र आलम साहब आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।